Hello everyone. In this video I am going to explain one sample paper of Information Technology IT 402। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और सेम जनरल इंस्ट्रक्शंस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में भी रहेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन ए, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 24 मार्क्स के, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके बाद आईटी सब्जेक्ट चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में हमें सेक्शन बी मिलेगा और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 26 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से 24 + 26 आईटी का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 50 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे हमें ओवरऑल चॉइसेस मिलेगी हर एक सेक्शन में, तो वो कैसे रहेगा वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और सबसे पहले यहाँ पर हमें मिलते हैं 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 चैप्टर्स से। यहाँ पर हमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और बाकी 4 चैप्टर से सिंगल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर से है और ये क्वेश्चन है विच इज नॉट अ करेक्ट वे टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स रहते हैं, तो उन बैरियर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं जिससे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल हो। तो कुछ तरीके रहते हैं जिससे कि हम इन बैरियर्स को कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर को हम कम करने के लिए उसका यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है यूज डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो एक्चुअली जब हम एक डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, तो उस केस में जो पर्सन इस टफ लैंग्वेज से फ्रेंडली नहीं है वो यहाँ पर कुछ भी जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा, और इस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यहाँ पर जो बैरियर है वो कम होने की जगह पे और बढ़ रहा है, और ये कम्युनिकेशन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्चुअली जब भी हम गोल सेट करते हैं तो हमें वहाँ पर स्मार्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्मार्ट मेथड में ए का फुल फॉर्म क्या है। तो उसका आंसर है अचीवेबल। एक्चुअली जब भी हम कोई भी गोल सेट करते हैं तो वो गोल एक्चुअली ऐसे सेट करना चाहिए, उसके लिए हमें प्लान ऐसे बनाना चाहिए जिससे कि हम उसे डिसाइडेड टाइम में अचीव कर सके। तो यहाँ पर स्मार्ट में ए का मतलब है अचीवेबल, हमारा गोल अचीवेबल होना चाहिए डिसाइडेड टाइम में। थर्ड है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर से कि मनोज बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड लेने के लिए। तो यहाँ पर ये किस टाइप का मोटिवेशन रहेगा उसके लिए। तो एक्चुअली जब भी हम कुछ भी काम करते हैं और अगर वो हम काम एप्रिसिएशन के लिए या फिर कुछ अवार्ड को जीतने के लिए कर रहे होते हैं, तो इस तरीके का काम करने में जो मोटिवेशन जो हमें मिलता है जिसकी वजह से हम उस काम को कंप्लीट कर पाते हैं, वो मोटिवेशन एक्चुअली एक्सटर्नल मोटिवेशन रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो यहाँ पर मनोज एक काम कर रहा है अपने 100% एफर्ट से जिससे कि उसके वहां पर अवार्ड मिल सके, तो ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली जब भी हम किसी भी फाइल या फोल्डर के ऊपर माउस पॉइंटर को सिर्फ लेके आते तो एक रेक्टेंगल में उस फाइल या फोल्डर की हमें सारी डिटेल्स दिखती हैं, जैसे कि उस फाइल और फोल्डर का जो भी नाम है, सेकंड उसका साइज क्या है, थर्ड वो किस डेट को क्रिएट की गई और किस यूजर ने उसको क्रिएट किया। तो ये जो माउस का जो फीचर है या फंक्शन है उसको हम कहते हैं रोल ओवर, और इसको हम हावर भी कहते हैं HOVER। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रोल ओवर। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर स्किल्स चैप्टर से विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें यहाँ पे बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं और वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डोनेशन करते जिससे कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन हो सके और वहाँ के चिल्ड्रन को प्रॉपर एजुकेशन मिल सके और लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दे गिव मनी टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ग्रीन स्किल्स चैप्टर से कि एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 2 रेलवे स्टेशन वाराणसी और रायबरेली में कुल्लर्स का यूज स्टार्ट किया है प्लास्टिक और पेपर कप्स की जगह पे। तो यहाँ पर उसके क्या एडवांटेजेस है यूज करने से, तो वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि कुल्लर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस वजह से ट्रीज की जो कटिंग है वो कम हो रही है क्योंकि पेपर कप्स का यूज वहां पर कम हो रहा है और पेपर कप्स को बनाने के लिए पेपर का यूज होता है, पेपर हमें ट्री की कटिंग से ही मिलता है। नेक्स्ट है कि एक्चुअली पॉटर्स को बहुत टाइम से कुछ काम नहीं मिल रहा था क्योंकि पॉटर्स जो भी बना रहे थे उसको हम बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि एक कुल्लर्स का रेलवे स्टेशन में यूज स्टार्ट हो चुका है तो इस वजह से वहाँ के जो पॉटर्स है उनको यहाँ पे काम मिलना स्टार्ट हो गया और वो इस तरीके से कुछ पैसे कमा पा रहे हैं।
तो ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड, जैसे कि यहाँ पर कुल्लर्स ने प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लासेस को भी रिप्लेस कर दिया, तो इस वजह से जो प्लास्टिक वेस्ट है वो भी कम हो गया, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो कुल्लड़ के यूज करने से हम ये 3 एडवांटेजेस वहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये यहाँ पर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चैप्टर से, और यहाँ पर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से कोई भी हमें 4 को अटेम्प्ट करना है और उनके आंसर्स आंसर शीट में लिखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, और यहाँ पर ये 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से हमें कोई भी 5 अटेम्प्ट कर। तो फर्स्ट यहाँ पर अ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूज करके हम हमारे पेजेस का, टेक्स्ट का, फ्रेम का या फिर हमारे डॉक्यूमेंट के अदर एलिमेंट्स जैसे कि पैराग्राफ्स का हम अपीयरेंस इजीली चेंज कर सकते हैं, उनका लुक हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऑप्शन जो यूज करते हैं वो स्टाइल ऑप्शन, और जैसे कि स्टाइल ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक्स फिल्टर्स का कौन सा ऑप्शन है जिसका हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट को सॉफ्ट करने के लिए या फिर हम कॉन्ट्रास्ट को कम करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्मूथ। तो ग्राफिक्स फिल्टर विंडो में स्मूथ ऑप्शन है जिसका हम यूज करके कॉन्ट्रास्ट जो कि इमेज का है उसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं, उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। तो हम ओपन ऑफिस राइटर में मॉडल का यूज करते हैं और उस मॉडल की हेल्प से हम अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट एक्चुअली एक मॉडल कह सकते हैं हम, या पर एक सैम्पल फिल इन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जिसका यूज करके हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेम्पलेट। नेक्स्ट है जैसे कि हम जानते हैं कि ओपन ऑफिस राइटर में हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल हम जानते हैं कि सेल्स होते हैं, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मर्जिंग। तो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को अगर हम किसी भी टेबल में कंबाइन करें तो इस प्रोसेस को हम मर्जिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मर्जिंग। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, किसी भी टेबल में हम सेल्स का ग्रुप जो कि लेफ्ट से राइट तक सेल्स को कंटेन कर रहा है, इस ग्रुप को एक्चुअली हम बोलते हैं रो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रो। क्वेश्चन नंबर 6, द डैश प्रोवाइड्स अ सीक्वेंशियल लिस्ट ऑफ अ बुक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमनली डिनोटिंग ईच चैप्टर नंबर, टाइटल एंड स्टार्टिंग पेज लोकेशन। तो एक्चुअली हमारे जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और एक चैप्टर में बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम अपने डॉक्यूमेंट के इंडेक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जिस फीचर का यूज़ करते हैं जिससे हम हमारे डॉक्यूमेंट का इंडेक्स या फिर कंटेंट पेज को इजीली डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ओपन ऑफिस राइटर में एक फीचर को यूज़ करना पड़ता है और फीचर को हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। और अगर हम इस फीचर का यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली हमारे डॉक्यूमेंट के जो भी चैप्टर्स हैं और अगर हम चाहें तो उन चैप्टर्स में जो भी हेडिंग्स हैं ये सभी हमारे इंडेक्स पेज पर आ जाएंगे पेज नंबर्स के साथ, और हम इनको हाइपरलिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे हम उन्हें हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर की हेडिंग पर उसी टाइम पर मूव कर जाएंगे। तो इंडेक्स को जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए इजीली क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट फीचर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के, और इन 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से कोई भी हमें 5 अटेम्प्ट करना है। नाउ नेक्स्ट है 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से, और अगेन यहाँ पे हमें 6 में से कोई भी 5 आंसर करने। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि एक कंपनी में जहाँ पर सेल्स का डेटा मेंटेन किया जा रहा है डिफरेंट वर्कशीट पे 3 डिफरेंट मंथ्स को यहाँ पे लिया गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, और जो सेल्स मैनेजर है वो यहाँ पर जानना चाहता है कि हर एक सेल्समैन ने इन 3 मंथ्स में क्या टोटल सेल की है, और ये टोटल सेल्स मैनेजर 4th वर्कशीट पर चाहता है। तो इस काम के लिए उसे किस फीचर का यूज करना चाहिए ओपन ऑफिस कैल्क के, तो इसका करेक्ट आंसर है कंसोलिडेट। तो इस पर्पस के लिए कंसोलिडेट फंक्शन का यूज सेल्स मैनेजर कर सकता है और यहाँ पर उसे टोटल हर एक सेल्समैन का 4th वर्कशीट पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब टोटल्स ऑप्शन जो कि ओपन ऑफिस कैल्क में है, ये किस टैब में अवेलेबल रहता है। तो ये सब टोटल्स ऑप्शन का अगर हम यूज करना चाहते हैं ओपन ऑफिस कैल्क के वर्कशीट में तो उसके लिए हमें डेटा टैब पर क्लिक करना पड़ता है और वहां पे हमें ये ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास एक्चुअली सोशल में आउट ऑफ 30 20 मार्क्स उसने स्कोर किया, साइंस में उसने आउट ऑफ 30 25 मार्क्स स्कोर किया, और वो ओवरऑल 85% अचीव करना चाहता है। तो उसका अभी आईटी का एग्जामिनेशन बचा हुआ है, तो वो जानना चाहता है कि उसको आईटी में कितने मार्क्स स्कोर करना चाहिए जिससे कि उसका ओवरऑल परसेंटेज
85% हो जाए, तो ऐसे पर्पस के लिए हम जिस ऑप्शन का यूज़ करते हैं वो है गोल सीक। और जैसे कि गोल सीक ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेरियो ऑप्शन जो है ओपन ऑफिस कैल्क में ये किस टैब में अवेलेबल रहता है, तो ये टूल्स टैब में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और महेश ने कुछ डेटा कलेक्ट किया और वो इस डेटा को एंटर करना चाहते हैं एक वर्कशीट में, और यहाँ पर वो अपना काम बहुत जल्दी फिनिश करना चाहते हैं और इसके लिए वो चाहते हैं कि एक ही टाइम पर वो वर्कशीट में डेटा को एंटर कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए उन्हें किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शेयर्ड वर्कशीट। तो जब भी हम किसी भी वर्कशीट को शेयर करते हैं तो शेयर्ड वर्कशीट ऑप्शन का यूज करके तो वहां पर दो या दो से ज्यादा यूजर्स एक ही टाइम पे उस वर्कशीट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और डेटा को एंटर भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शेयर्ड वर्कशीट। नेक्स्ट वन है, जब भी हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं तो सिनेरियो की जो विंडो होती है वहां पे हमें एक सेटिंग ऑप्शन मिलता है और सेटिंग जो एरिया रहता है वहां पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो हमें बताना है कि वहां पर हमें सेटिंग में कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो वहां पर एक्चुअली हमें सेटिंग्स में डिस्प्ले बॉर्डर, कॉपी बैक, प्रिवेंट चेंजेस और कॉपी एंटर शीट, ये सभी ऑप्शंस वहां पर मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 3 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी ऑप्शंस हमें सेटिंग्स में मिलते हैं क्रिएट सिनेरियो विंडो के। अब नेक्स्ट यहाँ पर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर के, और यहाँ पर आउट ऑफ 6 कोई भी 5 को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि टेबल में एक सिंगल डेटा आइटम की कंप्लीट डिटेल्स हमें कहाँ से मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है रो, या फिर हम कह सकते हैं रिकॉर्ड या फिर टपल भी। तो एक सिंगल रो या फिर रिकॉर्ड या फिर टपल हमें कंप्लीट डिटेल्स देती है एक सिंगल डेटा आइटम। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए, रो, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आरडीबीएमएस मॉडल जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आरडीबीएमएस मॉडल दिया था ईएफ कॉर्डन 1969 ने, और ये मैथमेटिशियन थे आईबीएम कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो भी डेटा है टेबल में, अगर उस टेबल के डेटा को हम ज्यादा समराइज्ड मैनर में अगर किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर हम उसके फॉर्मेट को एनहांस करके किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किस ऑप्शन का यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, रिपोर्ट। तो इस पर्पस के लिए हम रिपोर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब भी हम टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो वहां पे कितने टाइप्स के रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर है 3 टाइप्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और जो 3 टाइप्स की जो रिलेशनशिप 2 टेबल्स बीच में स्टैब्लिश कर सकते हैं वो है फर्स्ट 1 to 1, सेकंड है 1 to many और इसको many to 1 भी कह सकते हैं, और थर्ड है many to many। तो इस तरीके से कोई भी 2 टेबल्स के बीच में अगर हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं तो ये 3 में से कोई भी एक रिलेशनशिप हम वहां पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रुद्राक्ष टेबल में एक कॉलम को सेट करना चाहता है इस तरीके से कि जब भी उस टेबल में कोई एंट्री करे तो उस पर्टिकुलर कॉलम में एंट्री उस पर्सन को करना ही पड़े, उस पर्टिकुलर कॉलम में बिना एंट्री किए वो पर्सन नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव नहीं कर पाए। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि किसी भी कॉलम में अगर हम एंट्री को मैंडेटरी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है और वो है एंट्री रिक्वायर्ड। और अगर हम इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो जब भी एक न्यू रिकॉर्ड एंटर की जाती है उस पर्टिकुलर कॉलम के सेल में वैल्यू एंटर करनी पड़ती है, उसके बिना नेक्स्ट रिकॉर्ड को एंटर वहां पे करना इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन डेटाबेस डैश हेल्प्स अस टू रिट्रीव द फिल्टर डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। हमारे डेटाबेस में बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, उस बहुत ज्यादा डेटा से हमें कभी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। तो अगर हम उस पूरे डेटा से कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए हमें डेटाबेस को क्वेरी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उस क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें वहां पर रिजल्ट मिलता है। तो इस पर्पस के लिए जिस ऑप्शन का हम यूज करते हैं वो है क्वेरीज, और इसके लिए हम मोस्टली सिलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी चैप्टर से, और फर्स्ट यहाँ पर है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस सेशन से कि वो लोग जिन्हें हैंड ट्रिमर की प्रॉब्लम में, मतलब कि जिनका हैंड शिवरिंग प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए हम कौन सा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं जिससे कि वो कंप्यूटर को इजीली यूज कर सके, उन्हें कीबोर्ड को यूज करने में डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। तो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, फिल्टर कीज। नेक्स्ट है DSL स्टैंड्स फॉर, तो एक्चुअली DSL एक वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन टेक्नोलॉजी है और इसकी वजह से हम इंटरनेट अपने डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो DSL का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर है
कि इंस्टेंट मैसेजिंग के की फीचर्स क्या है। जैसे कि हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है। तो वहाँ पर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं व्हाट्सअप में। तो फर्स्ट है कि हम व्हाट्सअप की हेल्प से टेक्स्ट मैसेजेस को एक या एक से ज़्यादा लोगों को हम सेंड कर सकते हैं ईजिली। सेकंड है कि व्हाट्सएप की हेल्प से हम वॉइस कॉल कर सकते हैं और दो से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वॉइस कॉल में हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड, व्हाट्सएप की हेल्प से हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पर दो से ज़्यादा लोगों को हम इस वीडियो कॉल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे कि व्हाट्सएप में हमें ये सारे फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट यहाँ पर है फोर्थ, अ डैश इज अ डिस्कशन स्टाइल सेट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। तो पर्सनल वेब पेजेस अगर टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल यूजर्स अपना बनाना चाहते हैं जहाँ पर डिस्कशन ही पॉसिबल हो, मतलब कि व्यूअर्स भी अपने फीडबैक या फिर कमेंट दे सके, तो इस पर्पस के लिए यूजर्स हैं वो अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉग। नेक्स्ट यहाँ पर है, एक्चुअली हमारा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करता है और जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं डायल अप टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वहां पर जो सिग्नल्स हैं या फिर जो डेटा है वो ट्रांसमिशन होता है टेलीफोन वायर के थ्रू, और टेलीफोन वायर जो है वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल के लिए। तो यहाँ पर एक इसी पर्पज से एक डिवाइस की जरूरत होती है और उस डिवाइस को कहते हैं मॉडेम। तो मॉडेम एक वो डिवाइस है जो कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करती है, मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल और एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन करती है। और इसकी वजह से इंटरनेट हम अपनी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं डायल अप टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और डायल अप टेक्नोलॉजी में टेलीफोन लाइन का यूज किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट है W3 स्टैंड्स फॉर। तो W3 का जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 24 मार्क्स के थे यहाँ पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 20 क्वेश्चन पेपर का स्टार्ट होता है जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट्स थे, और यहाँ पर हमें सिंगल 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल रहा है हर एक चैप्टर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। और यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस में से हमें कोई भी 3 को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर से एक्सप्लेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्चुअली एक वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, मतलब यहाँ पर हम कुछ भी ना तो बोलते हैं या फिर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते नहीं है, हम दूसरे तरीके से अपनी जो भी बात है उसको हम कन्वे करते हैं। और यहाँ पर इसके तरीके हैं एक्सप्रेशंस, जैसे कि हम फेशियल एक्सप्रेशन से अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, या फिर जेस्चर से, या फिर बॉडी पोस्चर से, या फिर किसी को टच करके, या फिर आई कांटेक्ट से, या फिर पैरा लैंग्वेज जो कि डेफ पीपल के लिए यूज की जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी मैसेज को कन्वे करते हैं दूसरों को। तो ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम कुछ भी ना तो लिखते हैं ना फिर हम कुछ भी बोलते हैं, और बिना इन दोनों तरीकों का यूज किए हम अपने मैसेज को लोगों को कन्वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से हमें बताना है स्ट्रेस मैनेजमेंट का ABC क्या है। तो फर्स्ट है ए का मतलब होता है एडवर्सिटी, मतलब कि यहाँ पर हमें पता करना होता है कि हम अगर स्ट्रेस में तो हम किस वजह से या फिर किस रीजन से स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। सेकंड है बिलीव्स, मतलब कि हमें खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं और उसके लिए हमें प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, प्लान को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। और जब भी हम किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कभी रिजल्ट्स जो है उस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे लिए फेवरेबल रहते, कभी हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहते। तो वो थर्ड है यहाँ पर कंसिक्वेंसेस। तो कंसिक्वेंसेस अगर हमारे फेवरेबल है तो हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, और अगर सपोज कंसिक्वेंसेस हमारे फेवरेबल नहीं है तो हमें दोबारा प्लान बनाना चाहिए जिससे कि हम दोबारा उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कर सके और उसकी हम बाहर आ सके। नेक्स्ट है राइट द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के टाइम पे जो प्रोसेस होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि कंप्यूटर के जैसे ही हम CPU बटन को प्रेस करते हैं तो वहाँ पर ROM में रीड ओनली मेमोरी में एक प्रोग्राम होता है जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम एक्टिवेट होता है और ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम ROM का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करता है जिसको पोस्ट कहते हैं। और ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के टाइम पर चेक करता है कि कंप्यूटर से जो भी डिवाइसेस अटैच्ड है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सपोज कंप्यूटर से जो भी डिवाइसेस है वो अगर प्रॉपर्ली सभी फंक्शन कर रही है तो बायोस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड कर देता है और उसके बाद हम आगे कंप्यूटर को यहाँ पर यूज कर पाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने के बाद वहाँ पर हम अपने अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं, अपना पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद हमें डेस्कटॉप मिलता है, डेस्कटॉप मिलने के बाद अपना काम वहाँ पर करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
एंटरप्रेन्योर स्किल्स चैप्टर से हमें यहाँ पे दो तरीके बताने हैं जिनको लोग ऑप्ट करते हैं अपने पैसे अर्न करने के लिए। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे कोई भी एक पर्सन किसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडस्ट्री या किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है और वहाँ पे वो काम करता है, उसको अपने काम के लिए मंथली या फिर डेली बेसिस पर पे किया जाता है। और नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पर्सन अपना खुद का एक बिजनेस रन करता है और वहाँ पे उस बिजनेस में जो भी उसको प्रॉफिट मिलता है वही यहाँ पर उसकी इनकम होती है। तो इस तरीके से इन दो में से किसी भी एक मोड को कोई भी ऑप्ट कर सकता है अपने लिए पैसे अर्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ग्रीन स्किल्स से है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, हमें उनको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हम अपने प्रेजेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कम्प्लीटली फुलफिल कर सकें और उन रिसोर्सेज को हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व कर सकें, जिससे कि उन्हें सर्वाइव करने के टाइम पे स्ट्रगल ना करना पड़े और एक बैलेंस बना रहे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट और सोसाइटी के बीच। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि आने वाले 40-50 ईयर्स में ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ये कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे और इस वजह से फ्यूचर जनरेशन को उनके यूज़ के लिए नहीं मिल पाएंगे। और जिस तरीके से या फिर जिस स्पीड से आज हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जैसे पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं और इस वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट के बीच में नहीं बन पा रहा है। और इस वजह से जो सोसाइटी जो है उसको भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में लोगों को फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है, फ्रेश वाटर वहाँ पे उन्हें अवेलेबल नहीं है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जाना चाहिए, मतलब कि हम अपने डेवलपमेंट को इस तरीके से इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि एक बैलेंस बना रहे हमारे ग्रोथ और इन्वायरमेंट के बीच में और सोसाइटी पर उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना रहे। तो ये यहाँ पर 5 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से और यहाँ पर कोई भी 3 का आंसर हमें देना है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 क्वेश्चंस है आईटी स्किल्स से और यहाँ पे कोई भी 6 में से 4 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और ये सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में ओपन ऑफिस राइटर में हमारे पास स्टाइल्स ऑप्शन होता है, तो स्टाइल ऑप्शन के क्या एडवांटेजेस रहते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि हम कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा चैप्टर का नाम हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी है वो अगर टाइम्स न्यू रोमन उसका फॉन्ट फेस रहे, उसका फॉन्ट साइज 18 रहे और वो बोल्ड रहे, तो अगर हम एक इससे रिलेटेड स्टाइल क्रिएट कर दे और जहाँ पर भी हमारे डॉक्यूमेंट में चैप्टर नेम है तो वहाँ पे उस स्टाइल को हम यूज़ कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे हेडिंग जो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर्स का जो लुक है हर जगह पे वो सेम रहेगा और इस तरीके से हम कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि चैप्टर्स हर जगह पे उनका अपीयरेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट है हम इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट या फिर डॉक्यूमेंट के जो एलिमेंट्स है जैसे कि पैराग्राफ या फिर हेडिंग या फिर टेक्स्ट उनको हम इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका हम इजीली अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं और हमें बार बार बहुत सारे ऑप्शंस का यूज नहीं करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए। तो ये 2 एडवांटेजेस है जो कि हमें मिलते हैं स्ट्रेस ऑप्शन का यूज करने के बाद। नेक्स्ट है हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं रेफरेंस दूसरी शीट का। तो अगर हम चाहते हैं कुछ डेटा का यूज करना अपनी एक वर्कशीट में जो कि दूसरे वर्कशीट में अवेलेबल है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस वर्कशीट को सेलेक्ट करना पड़ता है, उस वर्कशीट के नाम को फॉर्मूला बार में मेंशन करना पड़ता है, उसके बाद हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मेंशन करना पड़ता है और उसके बाद हमें वो सेल्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं और उस सेल्स का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है जो कि वो डेटा को कंटेन किए हुए हैं और इस तरीके से हम अपनी एक शीट में दूसरी शीट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर दूसरी शीट के रेफरेंस को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमें यहाँ पर सॉल्वर की डेफिनेशन देनी है। तो सॉल्वर एक्चुअली डील करता है इक्वेशंस के साथ और यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स पॉसिबल होते हैं और इन 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती है जो भी हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सॉल्वर इस तरीके से ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जब भी हम डेटाबेस में 2 टेबल्स को लिंक करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो फर्स्ट ये है कि यहाँ पर हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव होता है क्योंकि सेम डेटा हमें बार बार दूसरे टेबल्स में एंटर नहीं करना होता। अगर हमने 2 टेबल्स को लिंक कर दिया है और अगर हमारे दोनों टेबल्स में कुछ डेटा कॉमन है तो वो हमें सिर्फ एक ही टेबल में एंटर करना पड़ेगा, उसको हमें दूसरे टेबल में एंटर नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सेकंड, जैसा कि हमारा यहाँ पर डेटा एंट्री कम हो रही है तो डेटा एंट्री करने के टाइम पे जो एरर्स होते हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो इस तरीके
तरीके से डेटा एंट्री एरर्स को हम कम कर सकते हैं टेबल्स को लिंक करने के बाद। थर्ड है, कभी हमें 2 टेबल से डेटा चाहिए होता है, तो अगर हमने उन दोनों टेबल्स को लिंक किया होता है तो वहाँ पर हम दोनों टेबल से डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम समराइज कर सकते हैं हमारे डेटा को डिफरेंट टेबल से अगर वो लिंक्ड है। तो ये हमें एडवांटेजेस मिलते हैं जब भी हम 2 टेबल्स को डेटाबेस में लिंक करते हैं। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पर एक्सीडेंट को डिफाइन करना है। तो एक्सीडेंट एक अनप्लान, एक अनसर्टेन इवेंट है, मतलब कि इसको हम बिल्कुल ही प्लान नहीं करते, इसके लिए हम पहले से ही अवेयर नहीं होते हैं और ये बिल्कुल अचानक से इंसिडेंट होता है और इसके जो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल अनवांटेड होते हैं। और एक्सीडेंट कभी माइल्ड इंजरी, कभी सीवियर इंजरी होती है और कभी लोगों का उनकी लाइफ का भी लॉस यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का पर्पस क्या है। तो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर है जिनका हम यूज करते हैं ब्लॉग्स को क्रिएट करने के लिए, ब्लॉग्स को एडिट करने के लिए। लेकिन ये ब्लॉग्स जो कि हम क्रिएट करते हैं फिर एडिट करते हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का यूज़ करके, वो हमारे ब्लॉग पेज पर तभी पब्लिश होते हैं जब हमारे डिवाइस को एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। लेकिन ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स वो सॉफ्टवेयर जिनके हेल्प से हम ऑफलाइन मोड में भी ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिशिंग सिर्फ एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के टाइम पे ही पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और यहाँ पर आउट ऑफ 5 कोई भी 3 अटेम्प्ट करने और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि इन केस ऑफ इंटरनेट डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि जो भी डेटा है वो फर्स्ट यूजर से सेकंड यूजर या फिर सेंडर से रिसीवर एज इट इज मूव नहीं होता है, वो कंप्लीट डेटा स्मॉल सेम साइज पीसेस में डिवाइड होता है और हर एक पीस को हम कहते हैं पैकेट। इसके बाद हर एक पैकेट पर एक हेडर को अटैच किया जाता है और ये हेडर कंटेन करता है सेंडर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, रिसीवर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और पैकेट का सीक्वेंस नंबर भी, क्योंकि हमारा एक सिंगल मैसेज बहुत सारे पैकेट्स में डिवाइड होता है तो हर एक पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर मिलता है और ये सीक्वेंस नंबर रिसीवर एंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगेन सभी पैकेट्स को कंबाइन करने के लिए। थर्ड है कि एक्चुअली सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर के बीच में इंटरनेट के केस में एक सिंगल रूट अवेलेबल नहीं होता, बहुत सारे रूट्स वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे जो भी कंप्यूटर्स बीच में रहते हैं उन्हें जो भी रूट नेक्स्ट फ्री मिलता है इन पैकेट्स को वहाँ पर उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। इस तरीके से जो भी हमारे मैसेज के पैकेट्स है वो सेम रूट को ले सकते हैं या फिर इन्हें डिफरेंट रूट्स मिलते हैं और इस तरीके से ये सेंडर से रिसीवर कंप्यूटर पर मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर हमारे सेंडर से रिसीवर पर अगर 10 पैकेट्स मूव कर रहे हैं तो इन 10 पैकेट्स में से हो सकता है कि 2 पैकेट्स इंटरनेट के रूट पर ही कंप्लीटली मिस हो जाए या फिर उनका डेटा करप्ट हो सकता है, फिर डेटा उनका डैमेज हो सकता है। तो इस केस में जो रिसीवर कंप्यूटर है वो सेंडर कंप्यूटर से अगेन उन पैकेट्स की डिमांड करेगा और सेंडर कंप्यूटर रिसीवर कंप्यूटर को अगेन उन पैकेट्स को ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से जो रिसीवर कंप्यूटर है वो चेक करता है कि सभी पैकेट्स रिसीव हो चुके हैं या नहीं और सभी पैकेट्स करेक्ट स्टेट में है या नहीं। और जैसे ही रिसीवर कंप्यूटर को सभी पैकेट्स करेक्ट स्टेट में मिलते हैं तो वहाँ पर 5th स्टेप आता है जिसमें कि इन सभी पैकेट्स को कंबाइन कर दिया जाता है सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग और उसके बाद ये जो कंप्लीट मैसेज है ये रिसीवर की स्क्रीन पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है DBMS चैप्टर से और फर्स्ट यहाँ पर है कि एक टेबल जिसका नाम बुक है उसको यहाँ पर क्रिएट करना है डेटाबेस में और उस टेबल के जो भी फील्ड्स और फील्ड के जो भी डेटा टाइप है वो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड को किस तरीके से लिखना है वो यहाँ पर आंसर में दिया है, तो ये यहाँ पर क्रिएट कमांड है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक हमें टेबल दी गई है और इस टेबल में यहाँ पर 4 फील्ड्स है और यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स भी हैं और यहाँ पे इस टेबल के डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर SQL कमांड्स लिखनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि सभी इस टेबल के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए यहाँ पर कमांड है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेंडर। सेकेंड यहाँ पर दे रखा है कि ये जो रिकॉर्ड है इसको इस टेबल में एंटर करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं और इस टेबल में कैसे हम इंसर्ट कमांड का यूज़ इस पर्पस के लिए करेंगे वो यहाँ पर आंसर में दे रखा है। और थर्ड यहाँ पर है कि मॉडिफाई करना है V003 की लोकेशन कोलकाता से गुजरात पर, तो इसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं और कैसे अपडेट कमांड को इस पर्पस के लिए यूज़ करना है ये यहाँ पर आंसर में दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है DDL और DML कमांड्स को। तो फर्स्ट DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और इसको हम डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी कहते हैं और इसमें 4 कमांड से एक्चुअली क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। तो यहाँ पर क्रिएट कमांड का हम यूज़ करते हैं डेटाबेस में एक न्यू टेबल को क्रिएट करने के लिए। ऑल्टर कमांड का हम यूज़ करते हैं अपने टेबल जो कि हम क्रिएट कर चुके उसमें न्यू कॉलम्स को ऐड करने की या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं या फिर हम किसी भी कॉलम का डेटा टाइप भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड का यूज़ होता है अगर हमारे टेबल में
5000 रिकॉर्ड्स है तो वो सभी 5000 रिकॉर्ड्स को हम डिलीट कर सकते हैं ट्रंकेट कमांड का यूज़ करके, और ड्रॉप कमांड का हम यूज़ करते हैं अपनी कंप्लीट टेबल को डिलीट करने के लिए, मतलब कि जो भी रिकॉर्ड्स और फील्ड्स है वो सभी यहाँ पर डिलीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से DDL डेटा डिस्क्रिप्शन या फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में ये 4 कमांड्स रहती हैं, और ये 4 कमांड्स का हम यूज़ करते हैं क्रिएट या फिर मॉडिफाई या फिर रिमूव करने के लिए डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल्स को। तो जैसे कि हम क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर कमांड का हम यूज़ करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, और ड्रॉप कमांड का हम यूज़ करते हैं टेबल को रिमूव करने के लिए या फिर उसको डिलीट करने के लिए। तो ये यहाँ पर DDL कमांड्स है। नेक्स्ट है DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमारे पास 4 कमांड्स हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और इन कमांड्स का हम यूज़ करते हैं अपने टेबल के डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं टेबल के डेटा को एक्सेस करने के लिए या फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि टेबल के डेटा में से अगर हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। अगर हमें टेबल में एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को एंटर करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। अगर हमें टेबल में किसी भी एक रिकॉर्ड की कुछ वैल्यूज़ को अगर चेंज करना है तो उसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं, और अगर टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से DML में ये 4 कमांड्स अवेलेबल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर से, और यहाँ पर डिफाइन करना है मल्टीपल ऑपरेशंस को। सबसे पहले तो मल्टीपल ऑपरेशंस क्या है? एक्चुअली मल्टीपल ऑपरेशंस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं सिंगल वेरिएबल्स के लिए कभी, और कभी 2 वेरिएबल्स के लिए भी, और यहाँ पर हमें बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं सिंगल या फिर 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। तो ये मल्टीपल ऑपरेशंस है। और नेक्स्ट है मैक्रोस। तो मैक्रोस का फंक्शन क्या है? एक्चुअली जब भी हमारे शीट में जो भी डेटा अवेलेबल है उस डेटा पर अगर हम सेम सेट ऑफ टास्क रिपीटेड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मैक्रो ऑप्शन का यूज़ करते हैं। हमारे जो भी टास्क हैं उन सभी टास्क को हम एक मैक्रो में डिफाइन कर देते हैं, और जब भी हमें अपने डेटा पे वो सभी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर मैक्रो को अप्लाई कर देते हैं, और वहाँ पर हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से मैक्रो का हम यूज़ करते हैं अपने टाइम और एफर्ट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर से। तो वर्ड प्रोसेसर जैसे कि ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल्स रहती हैं, वहाँ पर 5 स्टाइल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोई भी 4 स्टाइल्स को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले स्टाइल जो है वो पेज स्टाइल, और पेज स्टाइल का हम यूज़ करते हैं पेज के मार्जिन एरिया को चेंज करने के लिए, पेज के हेडर फुटर एरिया को चेंज करने के लिए, पेज के बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्टाइल, और पैराग्राफ स्टाइल का हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ के अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए। सेकंड, जब भी हम टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा किस जगह पे मूव करेगा वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पैराग्राफ में जो लाइन्स है, लाइन्स के बीच का जो गैप है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ को हम यहाँ पर बॉर्डर में एनक्लोज कर सकते हैं, और पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट अवेलेबल हम उसकी भी फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं पैराग्राफ स्टाइल का यूज़ करके। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्टाइल। तो हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है उस टेक्स्ट की अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि इसका फॉन्ट फेस या फिर फॉन्ट साइज या फिर कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैरेक्टर स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम स्टाइल। तो हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जो भी इमेजेस अवेलेबल होती है उन इमेजेस में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, फिर उनकी हम पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम फ्रेम स्टाइल का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है नंबरिंग स्टाइल। तो जैसे कि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और लिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, नंबर और बुलेट लिस्ट। तो ये नंबर लिस्ट में जो नंबर्स होते हैं और बुलेट लिस्ट में जो बुलेट्स हैं हम इनके टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे नंबर लिस्ट में हम डिजिट्स दे सकते हैं, रोमन नंबर्स दे सकते हैं, अल्फाबेट्स दे सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट नंबरिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें कौन सी नंबरिंग चाहिए ये हम नंबरिंग स्टाइल्स की हेल्प से मेंशन कर सकते हैं, और इस तरीके से बुलेट का जो टाइप है वो भी हम इजीली चेंज कर सकते हैं अपनी लिस्ट के लिए, और इस पर्पस के लिए हम नंबरिंग स्टाइल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये सैम्पल पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का एंड हो रहा है, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिससे कि आपको और ज़्यादा सैम्पल पेपर्स मिले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ, और अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आपको बहुत जल्दी IT का सेकंड सैम्पल पेपर भी इस चैनल पर मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।